अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 28वीं तरमीम का जो शोर है कि वो होगी या नहीं होगी, उसके पहले फ़ेज़ में तो इस्टेब्लिशमेंट को बज़ाहिर शिकस्त नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन पे नज़र आ रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती थी कि उसको 8 जून से पहले, बजट से पहले पास करवा लिया जाए। जबकि हम सुन रहे थे पिछले 1-2 महीने से कि ईरान अमरीका टॉक्स में पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया गया, जरदारी साहब से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया जा रहा है या शायद वो ख़ुद देना चाह रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। तो अब उसमें तो नज़र आ रहा है कि अब लड़ाई जो है वो नई शक्लें इख्तियार करेगी, क्योंकि पहला फ़ेज़ जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में हमें नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी पसंद के फ़ैसले, अपनी पसंद की तरमीम और पूरा पैकेज जो वो अप्रूव करवाना चाहती है वो नहीं करवा पाएगी। तो अब जो नई बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, वो मार्शल लॉ लगा दे, दूसरा मिड टर्म इलेक्शंस। तो ये दोनों ऑप्शंस पे अब लोग बात भी करना स्टार्ट हुए हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मार्शल लॉ लगाएंगे तो ज़्यादा आसान तरीका है। किसी भी मुल्क में अगर एक फ़ौजी जनरल या उनकी टीम समझती है कि मुल्क के चंद बुनियादी मसले जो हैं उनको हम ही हल कर सकते हैं और उनके पास एक रोड मैप है, तो वो क्विकली मार्शल लॉ लगाएं। 3 महीने में वो सारी तब्दीलियां करें और चौथे महीने उनका फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। 6वें 7वें महीने जाके वो नया इलेक्शन करा दें। ये तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन छू मंतर होता नहीं है। आम तौर पे 11-11 साल गुजर जाते हैं। जो एजेंडा लेकर आते हैं हमारे फ़ौजी हुक्मरान, वो कभी पूरा नहीं कर पाते और जब जा रहे होते हैं तो बड़ी हसरत से उनको घसीट के उतारा जा रहा होता है। कोई जहाज़ में क्रैश हो रहा होता है, किसी के पीछे जुलूस निकल रहा होता है, किसी को इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है रात के पिछले पैर। तो ये जो ख्वाहिशात है ना, ये जो सोचने का अंदाज़ है मिलिट्री का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि ये ऐसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, सियासतदान उसके ज़रा दूसरे तरीके से सोचते हैं। ये बुनियादी तौर पे थिंकिंग का फ़र्क है कि आप जो मिलिट्री है, जैसे इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था ना किसी से सवाल के जवाब में, कि मिलिट्री से ये कहा जा सकता है कि जाएं आप, वो सामने पहाड़ी है उसको फ़तह कर लें। वो जाएंगे, जाके वो उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे, लड़ लेंगे। लेकिन उनको अगर कहें कि गवर्नेंस करनी है या कोई ऐसा सियासी मामला करना है, तो उसमें तो उनको समझ बूझ नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है उनको ना। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि होता ये है कि जब आपके पास एक ताकत ज़्यादा आ जाती है और है ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास, पिछले 50 सालों से ताकत ही इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो वो सियासत को एक हकीर नज़र से देखते हैं। सियासतदानों की बहुत सारी खामियां, कमज़ोरियां होती हैं और ये सियासत का जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे का मुकाबला करना होता है, मुखालिफ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लेट डाउन कर रही होती है। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट इससे फ़ायदा उठाती है कि अगर फॉर दैट मैटर हुकूमत के मुखालफत हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट का अपोजिशन का हाथ पकड़ लेगी। हमने देखा ये 3 हुकूमतें जो पिछली गुजरी हैं, जरदारी साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तीनों हुकूमतों को, एक को मेमो स्कैंडल के ज़रिए घर भेजा गया, दूसरी के लिए डॉन लीक्स पैदा की गई, तीसरी के लिए साइफ़र और ये वो इस तरह की कहानियाँ। तो उनके पास एक रेडीमेड ऑप्शन तो होता है डिस्टेबलाइज़ करने का, नया निज़ाम लाने का, ताकत है उनके पास। और लाइन पे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की जो है, ब्यूरोक्रेसी, वो एक एमएनए की बात नहीं सुनती जितनी मिलिट्री का एक ओहदेदार या किसी एजेंसी का ओहदेदार उनको कॉल करता है। ये पावर तो है उनके पास, लेकिन सोल्यूशन है उनके पास, ये एक सवाल है बुनियादी। लेकिन जब हम अपने अवाम की तरफ देखते हैं, जब एक गवर्नमेंट जो है वो अपना वो डिलीवर नहीं कर रही होती, तो फिर अवाम भी डेस्परेट हो जाते हैं। कई दफ़ा वो सोचते हैं कि यार मार्शल लॉ लगा दो, हमें कोई उसका वो निकल आएगा, एक तरीका निकल आएगा। लेकिन पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लगाना काफ़ी मुश्किल है।
ताकत तो है मिलिट्री के पास। बाजवा साहब भी मार्शल नहीं लगा सके थे, राहील शरीफ साहब भी नहीं लगा सके थे, कियानी साहब भी नहीं लगा सके थे, मेरा नहीं ख्याल आसम मुनीर साहब भी मार्शल लगा सकेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाना। इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील करके अपनी मर्ज़ी का एक सेटअप तो ले आए थे आसम मुनीर साहब, लेकिन अब उनके सामने ये जो सेटअप है, ये जो पार्लियामेंट है, ये रुकावट बन गई है। और ये जो कंपोजिशन है इस वक्त की पार्लियामेंट की, उसमें पीपल्स पार्टी एक 52% की हिस्सेदार है, यानी 2 सूबों में हुकूमत है, सेनेट में उनकी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में उनके 70-80 अरकान हैं। तो उनकी मौजूदगी में ये जो एजेंडा है 18वीं तरमीम को वापस करने का बुनियादी एजेंडा ये है, बाकी सूबे और बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल, तो वो पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। ठीक है। शायद मुस्लिम लीग नून भी ना माने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसका दूसरा हाल ये हो सकता है कि क्या ये जो उम्र की हद जो है, हम कल भी बात कर रहे थे कि वो 18 से 25 करने का मतलब क्या है कि किसी मौके पे वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा दिलवा के या कुछ करवा के मिड टर्म इलेक्शन की तरफ तो वो जा सकते हैं। मिड टर्म इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल एक अपनी पार्लियामेंट, अपनी मर्ज़ी की पार्लियामेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें इन तरामीम को पास करवाया जा सके। लेकिन उसमें भी एक रुकावट है। रुकावट क्या है? जो 24 फरवरी का इलेक्शन है ना, वो एक, उसको अगर सामने रखें आप, तो जितना भी आप मैनेज कर लें, आप केपी में पीटीआई को हरा नहीं सके थे। केपी आपको पीटीआई को देना पड़ा था। इसके बावजूद कि आप पीटीआई को पसंद नहीं करते, इसके बावजूद कि वहाँ पे एमएनएस भी उनके जीत के आ गए थे और एमपीएस भी जीत के आ गए थे। जब फ़र्क इतना बढ़ जाता है ना, तो फिर आप उसको बराबर नहीं कर पाते। अगर इलेक्शन आपका मिड टर्म इलेक्शन, मैं आपको एक तस्वीर बना के देता हूँ, मिड टर्म इलेक्शन इस बुनियाद पे करवाते हैं आप कि तरमीम करनी है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करना है, तो सिंध में आप जैसे भी लोग खड़े कर दें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जितने मर्ज़ी इत्तेहाद बना दें, उतना ही फ़र्क आ जाएगा जितना केपी में पीटीआई के वोट का फ़र्क था। वजह क्या है? उतना फ़र्क क्यों आएगा? शायद अभी पीपल्स पार्टी की मकबूलियत सिंध में उतनी ना हो, लेकिन वो बढ़ जाएगी। वजह यह है कि सिंध पूरे का पूरा 18वीं तरमीम के पीछे खड़ा है। इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट को कई बार होता है, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने वहाँ पे अरबाब रहीम की गवर्नमेंट बनवाई थी जी। और अरबाब रहीम को उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम के लिए सिंध में एक राय हमवार करें। मुशर्रफ साहब ख़ुद भी जाके सिंध में बैठ गए, सखर गए, नवाब शाह गए, फ़लाँ उन्होंने हैदराबाद, उन्होंने जाके लोगों से बात की कि कालाबाग डैम आपके अपने फ़ायदे में है, सिंधियों के फ़ायदे में, उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे फ़ायदे में नहीं। मुशर्रफ साहब कोशिश के बावजूद कालाबाग डैम नहीं बनवा सके थे। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट में हम के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके पास पावर है, लेकिन उतनी एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो हर तरह का इलेक्शन, हर तरह की पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी की बना सकें। सर, आपने मार्शल लॉ की बात की कि इतना आसान नहीं है लगाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन अगर अवाम पिस रही हो तो वो मार्शल लॉ को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक स्टैट्स पे नज़र डालें तो वज़ाहिर तो ये वायबल ऑप्शन नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि जब से ये फरवरी के बाद से, ईरान अमेरिका जंग के बाद से पेट्रोल 150 रुपये महंगा हुआ है। मिट्टी का तेल जो कि गरीब के लिए वो 123 रुपये महंगा हुआ है, और जो पेट्रोल पे और डीज़ल की प्राइसेस में अभी पिछले दिनों कमी हुई है वो 5-5 रुपये की हुई है, जबकि जो जहाज़ में प्लेन डलता है जिससे एलीट क्लास ने आपकी ट्रैवल करना होता है, उसमें कमी हुई है 111.38 पैसास की। तो आप एलीट को, जैसे राशिद लंगड़ियाल साहब ने भी काफ़ी दफ़ा, एफबीआर के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि आप एलीट को तो उसको तो स्पेस देते हैं, लेकिन आप गरीब के लिए कुछ नहीं करते। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। PIA की हो चुकी है, 26 और इदारे हैं जिनकी हो चुकी है। जो लेस्को, पेस्को, OGDCL है, ये भी प्राइवेटाइज या पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जा रहे हैं। जो बाकी के इदारे हैं जैसे यूटिलिटी स्टोर्स वो ख़त्म हो गए, PWD बंद हो गया। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टैट के अकॉर्डिंग 331 में से 251 इदारों की प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर उसको लाया जाएगा जून तक, अगले महीने तक। तो एक तो हमें इस पे थोड़ी बताएं कि आपकी क्या इस पे राय है। दूसरा जो आपने बात की कि मिड टर्म इलेक्शंस की, वो बिल्कुल ठीक है, वोटर की एज की जो आपने बात की, क्योंकि अगर तो 2029 में इलेक्शन होने होते तो जाहिर है वो अभी क्यों तरमीम करते हैं, यूँ तो बहुत सारे जो 25 के अंडर हैं वो 25 से ऊपर हो जाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस बहुत वायबल नज़र आ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्या उनके हक़ में बात जाएगी आगे आने वाले टाइम में? नहीं, मैंने वही बताया ना कि एक चीज़ आप कर सकते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आज पेट्रोल की कीमत जो है 400 के करीब है, आप मार्शाल्लाह लगाते हैं, तो क्या आप 200 कर सकेंगे? क्या आपको पाकिस्तान की जो कंडीशन है इकॉनमी की वो ये अलाउ करती है कि आप इतना कर सकें? अभी आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद अपने ही प्रोग्राम में बताया था कि कितने हज़ार अरब रुपया जो है आपने नया कर्ज़ा लिया है अपनी सर्वाइवल के लिए। जब आपकी कोई ऐसा हुकूमत के हमारे मुल्क में वो इंजन नहीं है जो एक नई इकॉनमी को जनरेट कर सके। चलिए मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ। तो जब आपके पास ऑप्शन जो है ना, देखें इस वक्त भी जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो मिलिट्री की ख्वाहिश पे लगा हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे नहीं लगा हुआ। इससे पहले भी बाजवा साहब ने ही अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। मुझे याद है बाजवा साहब ने जब इमरान खान साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी एक ताल्लुक़ था, एक केमिस्ट्री थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टर्न अराउंड नहीं हो सकता या जो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, वो अब देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान टर्न अराउंड नहीं होता। टर्न अराउंड क्या होना था पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश करने के एक जगह पे चली गई। हम डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच गए थे जब वो जा रहे थे। तो कहना आसान होता है, ये जो हदफ हैं, ये जो टारगेट्स हैं, जिस तरह जिस नहज पे हमारे मुल्क की इकॉनमी है, इसीलिए तो कहा जा रहा था पिछले सारे अरसे में कि एक मिसाके मईशत करने की ज़रूरत है कि ताकि इकॉनमी के ऊपर पॉलिटिक्स ना हो, ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जाए, हम डिस्टेबलाइजेशन से बचें। ये एक और कहानी है कि आपने अपनी इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, उसका ताल्लुक़ इन चीज़ों के साथ बहुत कम है। ये जो बज़ाहिर ऑप्टिक्स हमारी सियासत के नज़र आ रहे हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इन्हीं स्टैट्स की वजह से, इकोनॉमिक स्टैट्स की वजह से अपनी वफाकी हुकूमत से नाखुश नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी अपने नुमाइंदगान को कहा है कि वो अवाम से राब्ते शुरू करें, अवाम से राब्ते में रहें। तो आपको क्या लगता है कि उनको भी क्या मिड टर्म इलेक्शंस का उनको भी नज़र आ रहा है खदशा कि वो हो सकते हैं? देखें मियाँ साहब की सियासत जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत, जब ये फरवरी के इलेक्शन होने थे उससे पहले एक कहा जा रहा था कि मियाँ साहब आएंगे खुशहाली लाएंगे। उनके बारे में एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब आती है तो वो इकॉनमी को संभाल लेती है, लेकिन अगर इस इकॉनमी को संभाल सकते, पिछले जब PDM की गवर्नमेंट थी तो जब आपको याद होगा कि आपके मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो हैं वो इसहाक डार साहब थे, और इसहाक डार साहब से एस्टेब्लिशमेंट इतनी तंग थी कि उन्होंने केयर टेकर सेटअप में ही फ़ैसला कर लिया था कि आइंदा हमने इसहाक डार साहब को मिनिस्टर फॉर फाइनेंस नहीं लगाना। उन्होंने औरंगज़ेब साहब को प्रोड्यूस किया, इनको कहा कि इसको सेनेटर बनवाएं, वो सेनेटर बने, वो वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल पसंद नहीं करती औरंगज़ेब साहब को, और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि ये मिनिस्ट्री जो है, ख़ास तौर पे 2 मिनिस्ट्रियाँ फाइनेंस की और इंटीरियर, ये इस्टेब्लिशमेंट है अपने पास रखी हुई हैं, सिक्योरिटी की भी और फाइनेंस, वो ले नहीं सके। अब मियाँ साहब के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने वोट PTI को दे दिया पंजाब में। इनका जो पॉपुलर वोट था वो बहुत बुरी हद तक कम हुआ। अब ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें हैं, तो मियाँ साहब ठीक सोचते हैं कि हमारी जो पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत बची थी वो तो इसमें चली जाएगी, इस महंगाई में, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ख़बरें आती हैं कई दफ़ा इस्लामाबाद से कि औरंगज़ेब साहब को तब्दील किया जा रहा है,
ठीक है। सर, कल के हमने शो में बात की कि सीएम केपीके और गवर्नर केपीके ने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमने कहीं और आपने भी कहा था कि अगर सियासी पार्टियां मुखालफत के बावजूद मिल जाएं, डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें तो बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकती हैं। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र का बयान बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तो 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी अपनी रजामंदी शो करती है तो ये उनके लिए सुसाइड होगी, ख़ुदकुशी की मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा कि हम अगर तो इस्टेब्लिशमेंट हमसे इमरान खान साहब की रिहाई पे बात करे और उनके लिए सहूलियात पे बात करे तो फिर हम 28वीं तरमीम को एज ए बारगेनिंग चिप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? अली ज़फ़र जो है ना, अली ज़फ़र हो गए, फ़रोग नसीम हो गए, या शहजाद अकबर हो गए, या फवाद चौधरी हो गए, ये वो वकला हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का ये जो एजेंडा है नए सूबे बनाने का, एनएफसी को रीमॉडल करने का, 18वीं तरमीम को वापस करने का, उससे पूरी तरह मुत्तफ़िक है। शहजाद अकबर भी इसका मुखालफ था 18वीं तरमीम का। ये बेसिकली एक लॉट थी, फ़रोग नसीम, अली ज़फ़र, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और बहुत सारे वकील जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया हुआ था इस नए एजेंडे के लिए। लेकिन वो ब्रेक डाउन हो गया, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, शहजाद अकबर और फवाद चौधरी तो स्पॉइल हो गया बीच में से, फ़रोग नसीम भी एक किनारे पर जाके खड़ा हो गया, अब अली ज़फ़र भी अपोजिशन में है। तो मामला आज़म नज़ीर तारड़ के पास है। आज़म नज़ीर तारड़ पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब चला गया, आसमा जहांगीर का शागिर्द हो के, ये वो इस तरह की कहानियाँ। ये जो कह रहे हैं ना अली ज़फ़र के, और वाकई पीटीआई जो है वो इन तरामीम के हवाले से पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ एक ही है। वो भी 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे इमरान खान साहब, वो भी एनएफसी के बारे में कहते थे कि सूबों को ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, लेकिन अब केपी की गवर्नमेंट उनकी जो है वो कह रही है कि हमें पैसे चाहिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या पीटीआई वाले अगर वोट देने के लिए तैयार होते हैं, और इसमें दोनों तरफ देखने की ज़रूरत है, क्या पीटीआई का वोट चाहिए इमरान खान की रिहाई की सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को? तो आज की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है, ये जो पीटीआई के उनके मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम कोई अपील लेकर 24 मरतबा हाई कोर्ट में गए हैं, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इमरान खान साहब की बेल या उनके मुकदमात जो हैं उनको सुना जाए, लेकिन हमें वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा, यानी सिस्टम उनको जवाब ही नहीं दे रहा। एक तरफ रियासत का इमरान खान साहब के साथ ये रवैया है, दूसरी तरफ अली ज़फ़र कह रहे हैं कि हम वोट दे देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, इस एजेंडे पे एस्टेब्लिशमेंट इनसे वोट लेगी, अगर वोट लेती है तो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए तैयार होगी, दूसरा सवाल। तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा था कि इनके बंदों को उठा के तो इनसे वोट डलवा के वो कमी पूरी कर ली जाए पीपल्स पार्टी की, लेकिन जब हिसाब किताब लगाया तो वो नहीं हो सका, और ना ही मुस्लिम लीग नून तैयार थी इस सारे मामले के लिए। क्या कल को मुस्लिम लीग नून तैयार हो जाएगी पीटीआई के साथ मिलकर तरामीम करने के लिए? ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और ये भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि अली ज़फ़र साहब की तजवीज़ पीटीआई मान लेगी, इमरान खान साहब मान लेंगे कि हाँ आप तरमीम के लिए वोट दे दो और मुझे रहा करवा दो? ये सारे सवाल अभी सवालिया निशान है। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो वैसे तो पीपल्स पार्टी के मुखालफों से मिलने सिंध गए और वहाँ पे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल साहब और जरदारी साहब की तरफ से उनको फूल भी भेजे गए। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि वो आज भी जरदारी साहब के साथ बैठ कर 18वीं तरमीम रिपील ना हो सके उस पर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि वो क्रेडिट पीपल्स पार्टी के और वो उसी के पास रहेगा, और वो चाहते हैं कि जरदारी साहब ऐवान सदर से बाहर आएँ और उसके लिए काम करें, स्टैंड लें, 18वीं तरमीम को बचाएं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनका ये कहना था, थोड़ी सी ब्रीफ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई, उनका जो पूरा सियासी करियर है, उसके बाद मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। तो उनका ये पैगाम था कि जब तक सियासी जमातें और अगर तमाम सियासतदान मिलकर डटे रहें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो भी इसी तरफ एक तरह से इशारा कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है 28वीं तरमीम को लेकर। हाँ, क्या क्या उन्होंने तो साफ कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये इसको ख़त्म करवाना चाहती है। और उन्होंने ये कहा कि मैं और जरदारी साहब सिग्नेटरी थे और भी लोग सिग्नेटरी
सिग्नेटरी थे 18वीं तरमीम के, तो उन्होंने निशान कहा इम्तियाज़ भी कि मिला। हाँ, और उनका ये कहना है कि शायद जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठ के इसको डिफेंड ना कर पाएँ 18वीं तरमीम को, तो उनको इस्तीफ़ा देकर हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए। और वो भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं मौलाना साहब भी, कि नए इलेक्शन होने चाहिए। बहरहाल उनकी एक सियासत है। सिंध में उनके मामलात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। सिंध की जो पार्टी है उनकी JUI, वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती है, और उनका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उनको दबाती है वहाँ पे। तो लेकिन ओवरऑल कौमी सियासत में वो और पीपल्स पार्टी का एक साथ भी है, कई दफ़ा इत्तेहाद में रहे, कई दफ़ा साथ मिलकर चले, इख्तलाफ भी है। लेकिन जरदारी साहब सदारत भी नहीं छोड़ेंगे, और उनको आई डोंट थिंक कि उनको कोई ख़तरा है। लेकिन सिंध में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये होने जा रहा है, शायद पीपल्स पार्टी इसको पसंद करे या ना करे, क्योंकि कराची में जो गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पे जो मुख्तलिफ महकमे हैं, जिस तरह से वहाँ पे काम नहीं हो रहा, लोगों के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, मेयर साहब के मसाइल हैं, म्यूनसिपल कमेटी के मसाइल हैं, उसमें अब जैसा कि आपने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के जो नए कमांडर हैं वो भी नए आ गए हैं, वो चीज़ों को देख भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई बेज़ाब्तगी हो रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी को सैक करना पड़े, वहाँ पे कुछ रद्दोबदल करना पड़े, कुछ लोगों को उहदों से हटाना पड़े, और वहाँ पे अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़े। खबरें आ रही हैं, बहुत प्रेशर में है ये नहीं, ये प्रेशर होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। किसी भी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप काम ही ना करें। और ख़ास तौर पे कराची एक ऐसा शहर है जिसको पीपल्स पार्टी शोकेस कर सकती है, जैसे लाहौर को मुस्लिम लीग नून ने किया हुआ है। वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। देखें, ये एक मसला है पीपल्स पार्टी का कि वो उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस करने का जो अंदाज़ है उनका, वो उसमें वो फुर्ती नहीं है, वो तेज़ी नहीं है। इवन मैं पहले भी बात करता हूँ जो मुस्लिम लीग नून में है, क्योंकि ये सच है कि मुस्लिम लीग नून की स्पीड जो है काम करने के हवाले से वो बेहतर है पीपल्स पार्टी। सर, आपने PMLN और पीपल्स पार्टी का एक बेसिक डिफरेंस तो बताया कि उनकी गवर्नेंस की स्पीड में फ़र्क है, लेकिन जब करोड़ों अवाम की बात हो और इतने सालों का एक्सपीरियंस हो, तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को, बल्कि आप खुद ही कह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को सीखना तो चाहिए ना, अपनी माइंडसेट को चेंज तो करना चाहिए। इसके साथ ही बिलावल साहब लाहौर आए हुए हैं, हो सकता है वो आपका तज्ज़िया सुने भी। आप हमें ये बताएं ब्रीफली कि ईद के अगले पिछले दिनों में आपको पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में सियासी कुर्बानियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरह प्रेशर का आपने भी बताया? देखिए, ये तो वहाँ के रिपोर्टर बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आए हुए हैं उस पे रेडार पे, जो कि करप्शन करते हैं या जो काम नहीं कर रहे या जो जिनकी वजह से रुकावटें हैं प्रोजेक्ट्स में, उनकी कुर्बानियाँ तो मुझे लगता होंगी। और ये खुद पीपल्स पार्टी करती तो ज़्यादा अच्छा था। अब अगर किसी अदारे की निशानदेही पे करेंगे तो ये एक तरह से इनकी अपनी जो उसको क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होगी। बिल्कुल सही बात। और ये देखें, पीपल्स पार्टी को अपनी लेगेसी, अपना जो एक उनकी तारीख़ है, उसको मैच करना चाहिए उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके साथ। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर किताबी बातें ज़्यादा रह जाती हैं जब अमली तौर पे आप पीछे रह जाएं तो। ठीक है सर, लास्टली साइफ़र पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइफ़र एक दफ़ा फिर मंजर आम पे सरफेस पे आ गया और PTI वाले ये कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो गलत आया था। तो अब आपको क्या लगता है, वो जर्नलिस्ट, वो तज्ज़ियाकार जिन्होंने साइफ़र को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा था और एक साजिश कहा था, तो आपको क्या लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए PTI वालों से? देखें, ये ना दोनों फ्रीक साइफ़र को खींच के ना अपनी अपनी तरफ कर रहे हैं। साइफ़र क्या था? साइफ़र ये था कि इमरान खान साहब जब गए थे रशिया, तो उसके बाद डोनाल्ड लू ने हमारे सफारतकार जो थे उनको बुला के कहा था कि आपकी गवर्नमेंट जो है, हमें पता चला है, बकौल उनको पता चला है कि इमरान खान साहब को कहा भी गया था कि वो रूस ना जाएं, और वो रूस चले गए। तो अब उस वक्त जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो यूक्रेन जो था उसके साथ खड़ा था अमेरिका, तो उन्होंने समझा कि ये इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए था, और अगर
ये जो नो कॉन्फिडेंस की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, अगर वो कामयाब हो जाती है तो अमेरिका माफ़ कर देगा, वरना इमरान खान को माफ़ नहीं करेगा। ये एक लुपे लुबाब था उसका जवाब पाकिस्तानी जो एम्बेसडर थे यूएसए में, उन्होंने पाकिस्तान को ख़त लिखा कि ये इस बंदे ने बदतमीज़ी की है। इसको बताया भी है कि इमरान खान साहब का शेड्यूल पहले से तय था, लेकिन ये कह रहा है कि जनाब अगर आपकी नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम माफ़ कर देंगे, अगर नहीं कामयाब होती तो फिर अमेरिका और यूरोप जो है वो खुश नहीं होगा इमरान खान से। तो पाकिस्तान को उसने ख़त लिखा कि इसको डिमार्श करें, और पाकिस्तान ने उसको डिमार्श कर दिया। ये एक रूटीन का काम था। अब पीटीआई ने उसमें से क्या एंगल निकाला कि ये जो नो कॉन्फिडेंस आ रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये बुनियादी तौर पे इस वजह से आ रही है कि अमरीकियों ने कहा है कि इसको नो कॉन्फिडेंस करें। अच्छा, ये एंगल निकाला उसमें से। हालांकि नो कॉन्फिडेंस उससे पहले इमरान खान साहब के रशिया जाने से पहले कुक हो चुकी थी, और इन वाक़यात का ताल्लुक़ ही नहीं था उनके। और बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा बने थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, जब अमेरिका में उनसे पूछा गया था कि इमरान खान जो है वो रशिया गए क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि उसका रशिया का प्लान जो था वो उससे पहले का था। अभी तो यूक्रेन की और रूस की जंग का कोई इम्कान ही नहीं था, तो उससे पहले का शेड्यूल था। और ये सच भी है, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को डिफेंड किया था वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट का ये कहना है या इन जर्नलिस्टों का ये कहना है कि इसको खींच के उस साइफर को इन्होंने लेकर आए कि हम कोई गुलाम हैं, और ये कैंपेन बनाई और लहराया। और मैं जानता हूँ उन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने कहा कि इस तरह का ख़त कभी भुट्टो ने लहराया था रावलपिंडी में, और भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो अब अल्लाह माफ़ करे इमरान खान साहब के साथ पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसकी जान ख़तरे में है, फलाना ये वो। लेकिन क्या हुआ, उस साइफर को लहराने के बाद हुकूमत तो इनकी जानी थी। वजह ये थी कि इनके पीछे जो सपोर्ट थी बाजवा की वो ख़त्म हो गई थी। अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस किया, चलेगी, कहते रजीम चेंज हो गया। और भाई रजीम नवाज शरीफ का चेंज नहीं हुआ था जब उसको अदालत ने बरतरफ किया था। उससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत ने हटाया था, रजीम चेंज नहीं हुआ था। रजीम चेंज होना पाकिस्तान में, एस्टैब्लिशमेंट रजीम चेंज कई बार कर चुकी है। आपका कोई अनोखा रजीम चेंज हो गया था? आपको चाहिए था आप नया इलेक्शन लड़ते उसी तरह। अच्छा, लेकिन आपने सिर्फ अकेला साइफर ही नहीं लहराया, आपने उसके बाद डर्टी हैरी और फलां और ये और वो और लड़ाई और फलाना और ये करना शुरू किया, और जनरल फैज़ के साथ मिल के 9 मई कर दिया। तो आपने तो एक अलग सियासत की। उसमें साइफर की हकीकत है या नहीं है वो तो 100% है। वो तो हुकूमत भी कहती थी, अपोजिशन भी कहती थी उस वक्त की ये साइफर जो है ये है। किसने कहा था साइफर नहीं है? साइफर को मिस इंटरप्रेट करने की बात थी, और ये जर्नलिस्टों ने सब ने यही कहा था। और फिर क्या हुआ, क्या हम गुलाम हैं का एक नारा लगाया था ना पीटीआई ने। तो फिर सारी पीटीआई इंतज़ार कर रही थी कि ट्रंप आएगा, ट्रंप एक फ़ोन करेगा और इमरान खान साहब का जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। तब हम क्या गुलाम नहीं थे? और वो तो फ़ोन नहीं आया। ट्रंप आज हाफिज़ साहब को याद करता है, एक मिनट पे कहता है कि फील्ड मार्शल। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों तरफ से सियासत हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, और वो जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं, कि इमरान खान साहब भी सियासत ही कर रहे थे जी। लिहाजा इसको दिल पे मत लगाएं। आपकी वो सियासत नहीं चल सकी, आप जेल में हैं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको उसी तरह की देखें, ये पावर स्ट्रक्चर जो है ना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो पावर स्ट्रक्चर और इस्टेब्लिशमेंट की जो बालादस्ती है, या आर्मी चीफ़ या चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो ओहदा है पाकिस्तान में, और जिस तरह से एक आपका पावर स्ट्रक्चर है, उसमें उनकी हकीकत को अगर कोई समझता है कि जुटला के और उसको बाईपास करके कुछ किया जाए, पॉसिबल नहीं है।
लोग दीवारों से टकरा के वापस आ चुके हैं। आप भी दीवार से टकरा के जब वापस आएंगे, टाइम गुजर चुका होगा बहुत, और फिर आप रियलाइज़ करेंगे इस बात को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का, बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़।